अब बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। सावधान, सबसे पहले तो फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। हमने स्केलर फील्ड बताया था और वेक्टर फील्ड बताया था, याद है क्या बताया था? देखिए, हमने कहा कि मान लीजिए एक आप सरफेस लीजिए, 3 डायमेंशनल कोई भी ले लीजिएगा, और यहाँ पर एक चार्ज रख दीजिए प्लस क्यू। अभी गला बैठा हुआ क्योंकि हमने इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, गला गरारा वगैरह किया नहीं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक आपने चार्ज रख दिया, इस चार्ज ने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? आर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? आर पर डिपेंड कर रहा है। इसका डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है जरा समझ लीजिएगा, सावधान। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है फिर हम समझाते हैं, क्योंकि अगर मतलब समझ में आ गया, वैसे तो डेफिनेशन होती है, किताब में लिखी हुई है। मैथमेटिक्स में जाओगे तो वहाँ पर ये नहीं बताया जाएगा, हम बता रहे हैं, फिजिक्स में बताया जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान समझिएगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये यहां से गुजर रहा है। किसी एक पॉइंट को आप ले लीजिए, एक पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के पर यूनिट वॉल्यूम से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा, जिसको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उसका जो मेजरमेंट होता है उसी को डाइवर्जेंस कहते हैं। नहीं समझे भाई? मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, आपने फिल्म देखी होगी इंटरटेनमेंट, नहीं वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखती, पिक्चरों में दिखती है, जब करंट लगती है ऐसे कर देते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई पड़ता है। तो इंटरटेनमेंट में देखा होगा, वो बिजली के झटके जब लगते हैं, कुत्ते को तो नहीं लग पाते हैं, कुत्ता फड़ारी काम जैसा होता है, तो हीरो को लगते हैं, तो देखा होगा उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, जिसको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, उसका मेजरमेंट ये कहलाता है डाइवर्जेंस। ये मतलब होता है। मैथमेटिकली कैसे हम प्रूव करेंगे बात की बात, तो पहले कहानी लिख लीजिएगा। द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, हम बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट is defined as the amount of flux जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है ना। जरा देखिए ध्यान से, अगर इस पॉइंट को थोड़ा हम बड़ा करके दिखा दें ऐसे, तो देखो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। हम पॉइंट लेंगे इतना बड़ा, लेकिन इतने बड़े पॉइंट में हम लिखेंगे कैसे? तो इस पॉइंट को थोड़ा सा जूम करके बड़ा बाद में करते हैं। तो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम डाइवर्जिंग को ब्रैकेट में दो, पासिंग, डाइवर्जिंग इसको पासिंग कहते हैं, फ्रॉम दैट पॉइंट, डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर फील्ड कहेंगे। या आपने कहीं मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट चारों ओर क्या क्रिएट किया? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाएंगे यहाँ पर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? वेक्टर फील्ड होगी। मतलब वो कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर हो सकती है। अब जरा इस पॉइंट को हम बड़ा करते हैं, पॉइंट को बड़ा करके नहीं दिखाएंगे, समझ में नहीं आएगा। देखो, हम पॉइंट को बड़ा करेंगे तो पॉइंट की कोई शेप होगी, थोड़ी बहुत कुछ होगी ना। तो देखिए, हमने मान लिया ये जो पॉइंट है ना, वो पैरेललोपाइपेड के आकार का है। बनाएंगे हम क्यूबाइड, लेकिन पैरेललोपाइपेड और क्यूबाइड में क्या अंतर होता है? पैरेललोपाइपेड और क्यूबाइड में क्या अंतर होता है? बोले स्पेलिंग का ही अंतर है, अलग अलग स्पेलिंग है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, हाँ नॉर्मल है। इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और पैरेललोपाइपेड में जरूर नहीं ऐसा हो। पैरेललोपाइपेड में पैरेलल होंगे अपोजिट साइड्स, लेकिन ये 90 डिग्री होंगी जरूरी नहीं है।
नहीं पता चलता है अगर आप यहीं पर 3D अप्लाई कर दें कहीं पर और एंगल बिटवीन द टू लाइंस खोजें। हाँ बनाने में नहीं पता चलेगा, लेकिन हम पैरेललोपाइपेड वर्ड यूज़ करेंगे, बनाएंगे क्यूबाइड अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, ये एक पॉइंट जो हमने दिखाया था, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट दिखाया था ना, वही है ये पॉइंट, उसी को हमने थोड़ा सा जूम कर दिया है। ठीक है, अब जूम इसलिए वर्ड यूज़ किया गया कि आजकल लड़के जूम जानते हैं, जूम करना, वरना पहले हम लोग बड़ा करके दिखा रहे हैं, इसको बड़ा करके हमने दिखा दिया। ठीक है, और इसकी साइड क्या है, हमने फिलहाल इसको 3D बनाया है। 3D बोले तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हमने इसकी लेंथ को मान लिया, ये लेंथ डी एक्स है, ये लेंथ डी वाई है, ये लेंथ डी जेड है। इसके नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स से गुजर रही हैं। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स किस तरीके की होंगी हमको नहीं मालूम, तरीके के मतलब उसकी डायरेक्शन हमको नहीं मालूम। तो हमने कहा ये इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स हम गुजार रहे हैं। ठीक है, या ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स इसमें गुजर रही हैं। हम इलेक्ट्रिक लाइन नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, हम कहेंगे वेक्टर फील्ड है। एक ऐसा फील्ड है, वेक्टर फील्ड है, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। भाई यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेट रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड है। नहीं समझे? कोई मास पार्टिकल है तो ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, और अब जैसा कि अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनेट 1/r² होता है ना, यानी वो आर पर डिपेंड करता है। आर बोले तो एक्स वाई जेड, आर बोले तो आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड होता है ना, तो इसका मतलब ये एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम बना लीजिए फिर बात की जाए। अब देखो ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर फील्ड फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस सरफेस से अंदर एंट्री किया और इस सरफेस से बाहर निकला। देखिए हम मान लें कि इस पॉइंट पर अगर हम पहुंचे तो यहाँ पर इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, इसका एक वाई कंपोनेंट होगा, इसका एक जेड कंपोनेंट होगा। अच्छा लगेगा, इसको डी वाई मान लो, इसको डी जेड मान लो। ठीक है, तो ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है। ठीक है, थोड़ी कहानी लिखिए। लेट ए को वेक्टर बनाएंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका नाम हमने ए रखा है। लेट ए बी अ वेक्टर फंक्शन, लेट ए बी अ वेक्टर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसका मतलब होता है कि ए एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड। तो पहले हम निकालेंगे, देखो हम निकालेंगे क्या, यहाँ पर जो हमने क्यूबाइड बनाया हुआ है, ये पैरेललोपाइपेड बनाया हुआ है, इसमें कितने सरफेस हैं गिन रहे हो? हैं 8 सरफेस हैं। हाँ वेरी गुड। एक ये सरफेस है, एक इसके सामने वाला है, एक ये, एक नीचे वाला है, एक सामने एक पीछे वाला है। कितने हो गए? 6 सर्विस। पैरेललोग्राम या यूं कहिए क्यूबाइड, पैरेललोग्राम में कहिए क्यूबाइड कमरा होता है ना, तो कमरे में 6 तो सरफेस होते हैं, 8 सरफेस थे। हाँ अब कमरा 8 सरफेस का भी हो सकता है, टेढ़ा बना दिया हमने, वो एक अलग की बात है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कि x से कितना फ्लक्स एंट्री किया, y से कितना फ्लक्स निकला, और एक्चुअली इसके अंदर कितना फ्लक्स है। नहीं समझे? x से कितना एंट्री किया, y से कितना निकला, और इसके अंदर कितना है। ये अब बचेगा नहीं बचेगा वो बाद में बात की जाएगी, अब ये हम नहीं बता रहे। तो लिखिए द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, यहाँ कहानी आ जाएगी ना, हाँ ठीक है। अमाउंट ऑफ फ्लक्स, अमाउंट ऑफ फ्लक्स entering from the surface, क्या नाम है इसका, ए बी सी डी, ए बी सी डी। फ्लक्स कैसे निकालते थे जरा आप बताइए, बचपन में निकालते थे फ्लक्स, निकालते कैसे थे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एंट्री कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, ई इंटू एरिया, ये था फ्लक्स का फॉर्मूला। तो इस सरफेस से जो एंट्री किया उसका नाम दिया हमने ए एक्स। ठीक है, ऊपर वाले सरफेस से जो एंट्री किया उसको हमने दिया ए वाई, और इधर वाले को दिया हमने ए जेड। तो यानी यहाँ फ्लक्स क्या होगा, ए एक्स इंटू, इसका एरिया कितना है,
लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो लेंथ हो गई आपकी dy वाई इंटू डी जेड, ये तो होगा एरिया इसका, dy वाई इंटू डी जेड। वही इसका एरिया कितना होगा इस सरफेस का बताइए, ये सरफेस रेक्टेंगुलर है ये, और एक इसकी साइड dy है और एक इसकी साइड dz है, तो ये यहाँ पर फ्लक्स तो एंट्री करेगा, तो यहाँ से लीव भी तो करेगा सामने वाले से, सामने वाले से लीव भी करेगा ना, तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीविंग द सरफेस, समझ लीजिए थोड़ा टेक्निकल है, टफ नहीं है, आप जरा समझिएगा। अब आप कहेंगे साहब जितना ये लीव कर रहा है, जितना एंट्री करेगा उतना ही तो लीव करेगा, लेकिन मैडम जी ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यानी ये यहाँ पर पहुँचते हुए तो चेंज हो गया है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो चेंज हो गया है, बढ़ गया घट गया वो बात की बात है, लेकिन चेंज हुआ है, नहीं समझे भाई, एक इस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना, तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो क्या वही वैल्यू आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। कितनी मिलेगी? बोले देखो ऐसा है, ए एक्स मिलेगी प्लस ए एक्स तो मिलेगी प्लस, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, कितना चेंज हुआ? डेवर ए एक्स अपान डेवर एक्स, इतना चेंज हुआ, और इंटू इतनी लेंथ कितनी है इंटू डी एक्स, इतना आपको मिलेगा। ये तो ए हुआ, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? एरिया से। एरिया क्या है? डी वाई इंटू डी जेड, वो इतना यहाँ से निकलेगा, नहीं समझे? तो ए एक्स अब ये माइनस भी हो सकता है, हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, इतना कम भी हो सकता है, इतना बढ़ भी सकता है। यहाँ तक आते आते इतना बढ़ा, कैसे? देखो ए एक्स की वैल्यू है, बोले भाई देखिए यूनिट लेंथ में कितना चेंज हुआ, आपने कहा डेवर एक्स पॉइंट डेवर एक्स, यूनिट लेंथ में चेंज हुआ, और जितनी लेंथ है उसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना चेंज मालूम हो गया, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने? एरिया से, तो आपको फ्लक्स निकल आया। भाई ये तो आपको इस वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू है, और फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, नोट करिए। तो इसका मतलब along एक्स एक्सिस इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक बार बार निकलता है, कितना फ्लक्स है, इतने में से उसको माइनस कर दो, इतने में से इसको माइनस कर दो, यानी कि सो द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, सो अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस पॉइंट ही है ये, हमने इसको इनलार्ज करके आपको उसका शेप दिखा दिया, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन स्फेरिकल हो सकता है, लेकिन स्फेरिकल का सरफेस नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हमने उसको इस रेक्टेंगुलर शेप में लिया है। अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं क्या करेंगे हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसको डायग्राम रब कर रहे हैं, ठीक, नोट करिए यहाँ तक। तो इसमें से हम इसको माइनस किए दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका ए एक्स प्लस डेवर ए एक्स अपान डेवर एक्स डी एक्स इंटू डी वाई डी जेड माइनस ए एक्स इंटू डी वाई डी जेड। तो ये क्या आएगा डेवर ए एक्स अपान डेवर एक्स डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना फ्लक्स उससे पास हुआ, उसके अंदर है, नोट करिए। तो इतना फ्लक्स तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसके अंदर से एंट्री किया, और वाई के अलॉन्ग क्या होगा, तो लिखेंगे सिमिलरली। अब आपने कहा अगर यही सिमिलरली लिख दें, सिमिलरली किसके सिमिलरली भाई, कैन बुक से हमने ये वैल्यू ली इसीलिए लिख दिया सिमिलरली, ऐसा थोड़ी होता है। सिमिलरली अमाउंट ऑफ फ्लक्स passing through the point along y axis, along, तो कितना आएगा, देखो यहाँ आएगा डेवर डी एक्स डी वाई डी जेड था ना, ये आएगा डेवर ए वाई अपान डेवर वाई इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, ये भी तो आएगा। देखो जब y के अलॉन्ग जाओगे तो ये चेंज आएगा डेवर ए वाई अपान डेवर वाई इंटू डी वाई, और जब एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, डी एक्स इंटू डी जेड लिखोगे ना।
जब y के अलॉन्ग चेंज निकालोगे तो एरिया लिखने के लिए क्या करोगे, dx और dz लिखोगे ना, डायग्राम में देख लीजिएगा। एंड दैट ऑफ अलॉन्ग z एक्सिस, एंड दैट ऑफ अलॉन्ग z एक्सिस कितना होगा, डेवर az अपॉन डेवर z dx dy dz, ये हो गया। अब हम अगर कहें कि टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट या लीविंग दिस पॉइंट, बात वही है। पासिंग मतलब इससे होकर के कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीविंग दिस पॉइंट। आज थोड़ा राइटिंग गंदी हो रही, 4-5 दिन से लिखा नहीं तो कुछ हो रहा, क्या करें, इन दोनों को उठा के ऐड कर दो। तो क्या आएगा इसमें, डेवर ax अपॉन डेवर x dx प्लस डेवर ay अपॉन डेवर y dy प्लस डेवर az अपॉन डेवर z। क्या लिख रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, गलत लिख रहा हूँ ना, ये पूरी वैल्यू कहाँ लिख रहा हूँ। मैंने कहा 4-5 दिन से मैं हॉस्पिटल में रहा तो लिखा विखा नहीं, तो डेवर ax अपॉन डेवर x dx dy dz प्लस डेवर ay अपॉन डेवर y dx dy dz प्लस डेवर az अपॉन डेवर z dx dy dz। ठीक है, अब आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना है। डेफिनेशन क्या लिखा है हमने, अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट वॉल्यूम, ये बताया ना हमने। तो हम डाइवर्जेंस ऑफ ए जब निकालेंगे, डाइवर्ज करना मतलब उस सरफेस से पास होना। एक्चुअली में मैथमेटिक्स की भाषा में ये बड़ा टफ वर्ड लगता है, लेकिन मीनिंग अगर मालूम हो जाए तो ईजी लगता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे हेंस द डाइवर्जेंस ऑफ ए, हेंस डाइवर्जेंस of A means flux passing through क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं आज, राइटिंग थोड़ी सी, यूनिट वॉल्यूम। इसको तो हमने कहा डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखिए, और यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको हमने क्यूबाइड बनाया था इसका वॉल्यूम क्या था, dx डिवाइड dz था ना, इसे डिवाइड कर दो तो ये क्या आएगा, ये आएगा डेवर ax अपॉन डेवर x प्लस डेवर ay अपॉन डेवर y प्लस डेवर az अपॉन डेवर z। इसी को हम डाइवर्जेंस ऑफ ए कहते हैं। कुछ बातें शॉर्ट में देख लेते हैं, भाई मैथमेटिक्स आएगी तो मैथमेटिक्स में डायरेक्ट ये करेंगे आप। ठीक है, कुछ बातें शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, डाइवर्जेंस खत्म हो जाता है। देखो ध्यान से, नोट नंबर 1, 3-4 बातें हम बता लेते हैं। नोट नंबर 1, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस यानी इलेक्ट्रिक लाइंस की संख्या, यहाँ पर तो वेक्टर फील्ड कोई भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस की संख्या क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, 10, 15, 20, 25, 100 जो भी आएंगी, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो लिखिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नंबर लिखिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर हम नंबर 1 हो गया, नंबर 2 लिखिए इसमें, अगर हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखें, इन ऑपरेटर फॉर्म, इन ऑपरेटर फॉर्म, डाइवर्जेंस का ऑपरेटर ये डेल होता है। अब आप कहेंगे ये तो हमने पीछे कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए जो होता है वो होता है डेल डॉट ए, ये डेल डॉट ए होता है। और दो चीज का डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हो गई स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, डेल की वैल्यू पीछे आप पढ़ चुके हैं, डेल आपने क्या पढ़ा है, आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई प्लस के
डेवर अपान डेवर जेड पढ़ा है ना आपने। और डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। डॉट खोलना आपको आता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आएगा डेवर ए एक्स अपान डेवर एक्स प्लस डेवर ए वाई अपान डेवर वाई प्लस डेवर ए जेड अपान डेवर जेड। यही तो हमने निकाला, ये प्रूफ करके निकाला। मैथमेटिक्स में जब पढ़ाया जाएगा तो डायरेक्ट बताया जाएगा ये होता है, फिजिक्स में बताया गया लफड़ा क्या है इसका। ठीक है, ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और लिखिए, इफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, पहले तो ये मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको क्या लिखा जा रहा है, इसका फिजिक्स उसके बारे में क्या कहती है। इफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड फंक्शन, इफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड फंक्शन इज जीरो then it is called solenoidal vector, then it is called solenoidal vector, solenoidal vector कहते हैं। यानी कि फॉर solenoidal वेक्टर क्या बताया गया कि इसका जो डाइवर्जेंस ऑफ ए होगा वो जीरो होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कोई वेक्टर दे दूँ तो हम कहेंगे solenoidal वेक्टर है, प्रूव करिए, तो इसका डाइवर्जेंस निकालो, इसकी वैल्यू जीरो आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये तो ठीक है मैथमेटिक्स से हम प्लस फिजिक्स क्या इसके बारे में कहती है। फिजिक्स कहती है, इधर देखिए, किसी सरफेस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी सरफेस से जितना एंट्री करेगा उतना ही वहाँ से निकल जाए, तो उसके अंदर क्या बचा, ज़ीरो। तो इसका मतलब उस सरफेस से जितना वो वेक्टर यानी वो जो क्वांटिटी है वो उस सरफेस से एंट्री की है उतनी ही उसके बाहर निकल गई है। ठीक, नीचे लिखिए, इट मीन्स द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर, द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एंटरिंग एनी एलिमेंट, जो पॉइंट हम ले रहे थे ना वो एलिमेंट हो गया, एंटरिंग एनी एलिमेंट ऑफ दिस रीजन, entering any element of this region is equal to the flux leaving this surface या this region, leaving this region। अब आप कहेंगे भाई ये बताइए आप इसमें क्या खास बात बता दी हो, वही तो आप बता रहे हो, अभी यही तो आप कर रहे थे। इसके पहले जो आप प्रूव कर रहे थे उसमें जितना आप एंट्री कर रहे थे उतना बाहर निकल रहा था, तो जितने भी सरफेस होंगे वो कैसी क्वांटिटी होंगी, सोलेनोइडल वेक्टर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बताइए, जो मैंने पॉइंट ये लिया था क्यूबाइडल शेप का, क्या जितना इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरा था, वेक्टर गुजरा था, उतना ही यहाँ था, उतना ही यहाँ था, चेंज हो गया था। जब चेंज हो गया तो फिर वैल्यू चेंज हो गई ना, तो जितना यहाँ से एंट्री किया उतना वहाँ निकला नहीं, इसका तो इसके अंदर रह गया, तो ये आपका सोलेनोइडल वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस के साथ चेंज ना हो, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होता है, तो सिंपल सी बात है, जितना यहाँ फील्ड एंट्री करेगा उतना फील्ड यहाँ से निकल जाएगा, तो इसके अंदर फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो। आपको याद हो, बोले नहीं याद है, बोले पहले से कह दिया नहीं याद है, बोले अब कल की बात याद नहीं, आप बात करोगे 12th की, आपने गॉस थ्योरम पढ़ी, वहाँ पर गॉस साहब ने कहा था कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी सरफेस के अंदर रखा होता है तो उससे जो फ्लक्स पास होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, यही कहा था ना। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो चार्ज बाहर रखा हुआ है तो फ्लक्स जीरो होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड से एंट्री किया उतना यहाँ से बाहर निकल गया। तो हमने एंट्री कराया था वो भी ई माना था, और बाहर निकला तो वो भी हमने ई माना था, मतलब हम वो यूनिफॉर्म मान रहे थे। अगर ये वेरिएबल होता, यहाँ कुछ होता यहाँ कुछ होता, तो फिर ये वाला सोलेनोइडल वेक्टर ना कहलाता। समझ में आई बात नहीं आई। तो ये तो हो गया आपका डाइवर्जेंस। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ का जो फार्मूला है ना, क्या पढ़ा हमने, डेवर एफ एक्स अपान डेवर एक्स प्लस डेवर एफ वाई अपान डेवर
वाई, यही पढ़ा है ना आपने। तो या तो आप एफ के कंपोनेंट निकालिए यहाँ पर, या तो आप एफ के कंपोनेंट निकालिए, और या तो डाइवर्जेंस को डेल के फॉर्म में लिखिए। मतलब दो इसके तरीके हैं। फर्स्ट इसका तरीका ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ चूंकि वेक्टर फॉर्म में है और वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो हम उसको लिखेंगे डेल डॉट एफ, ऐसे लिखेंगे। नहीं समझे? और डेल का मतलब क्या होता है? आई डेवर अपॉन डेवर एक्स। ये तो ऑपरेटर है भाई। जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करते हैं ना, तो वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। कौन कर रहा है डिफ्रेंशिएशन? डी बाई डी एक्स कर रहा है। तो डी बाई डी एक्स क्या कहलाता है? ऑपरेटर कहलाता है। ऑपरेटर मतलब जैसे कोई जनरेटर चलाएगा तो जनरेटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना। तो प्लस ये ऑपरेटर है डेल, जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, ये हो गया। डॉट इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये थोड़ा सा बहुत लंबा दिया है। वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के कैप। कैमरे की रेंज में यार नहीं आ रहा होगा। चलो आ जाओ बेटा, आजा आजा आजा। अब देखो इसको खोलेंगे ऐसे, डॉट प्रोडक्ट है ना, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो डेवर अपॉन डेवर एक्स के पास कौन आएगा? वाई आएगा, प्लस जे डॉट जे 1 हो जाएगा। तो डेवर अपॉन डेवर वाई के पास कौन आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। के डॉट के क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो डेवर अपॉन डेवर जेड के साथ कौन आएगा? वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये तरीका ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा? डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ वाई क्या होगा? डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ वाई क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? अरे जो भी लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगी इसकी वैल्यू? पक्का? कहाँ हो भाई? पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया गया? जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स है नहीं। जब यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y प्लस, जब यहाँ जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड का y और जेड एक्स का x, तो ये आ जाएगा x प्लस 3y। ये क्वांटिटी होगी जो इस फंक्शन की उसे एंट्री करेगी। ठीक है, मान ले फोर्स है, मान लेते हैं फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, ठीक है। वो लाइंस कहीं से एंट्री कर रही हैं, किसी सरफेस से, तो सरफेस से किसी पॉइंट से एंट्री कर रही हैं, तो जितनी एंट्री कर रही हैं वो ये x प्लस 3y, जो x और y पर इससे डिपेंड करती हैं। नहीं समझे भाई? जैसे मान लिया हम एक सरफेस ले लेंगे और मान लिया हमने यहाँ पर 3D ले लिया, यहाँ का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 ले लिया, तो हमने कहा बताओ यहाँ पर इस फोर्स की कितने पॉइंट्स, इस पॉइंट से कितनी फोर्स लाइंस गुजर रही हैं, ये कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो आप x को 1 लिखेंगे और y को 2 लिखेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 3 इंटू 2, 3 6 7 वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। नहीं समझे? क्योंकि जेड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जेड की वैल्यू ऑलरेडी 0 आ रही है। ठीक है, तो ये आपका डाइवर्जेंस हो गया। इसके 1-2 और एग्जाम्पल लगा लीजिएगा, तरीका सेम है इसका। ठीक है, एक शॉर्ट तरीका हम बता देते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये डेल डॉट एफ ना कर पाए तो हम क्या करें? मान डेल डॉट एफ हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? नोट कर लीजिए पहले। अब आप कहेंगे अगर ऑपरेटर फॉर्म ना मालूम तो क्या करें? ना मालूम छोड़ दो इसको। अब नहीं मालूम होगा तो क्या करेंगे आप? दूसरा तरीका देखिए क्या होता है। आप ऐसे कर सकते हैं, भाई आपने कहा डेवर एफ पान डेवर एक्स तो मालूम है आपको, बस भाई। तो अब क्या करें? देखो आप जानते हैं एफ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा को लिखेंगे ना, आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड, ऐसे लिखेंगे ना आप। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? वाई आ जाएगी, और एफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी, और एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगी। तो जब आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे तो हमने क्या फॉर्मूला बताया? डेवर एफ एक्स अपान डेवर एक्स प्लस डेवर एफ वाई अपान डेवर वाई प्लस डेवर एफ जेड अपान डेवर जेड हो जाएगा। वैल्यू रख दो उठा करके, तो डेवर अपान डेवर एक्स ऑफ एफ एक्स बोले तो वाई प्लस डेवर अपान डेवर वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस डेवर अपान डेवर जेड ऑफ
वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो आएगा। इसी को तो हमने आगे प्रोसीड किया है। इसका 0 हो गया था, इसका 2y हुआ था, इसका y प्लस एक्स हुआ था, तो ये क्या था x प्लस 3y। लेकिन 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 कोशिश करेंगे ये मेथड आप अडॉप्ट ना करें, आप डेल डॉट एफ करके ही निकालिए उसको। थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है क्या क्या है भोकाल। जैसे किसी क्वालिफिकेशन में बताया था कि कैन व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, कैन LLHP IFBHP, मतलब एक स्टैंडर्ड, मतलब लटक लटक के हाई स्कूल पास, इंटरफेल बट हाई स्कूल पास, एक स्टैंडर्ड। जैसे टीचर ने किसी को नंबर दिया, बोले आपके नंबर कितने के, रूट 49, स्टैंडर्ड है, देखने में अच्छा भी लगेगा और नंबर साथ ही आए। तो ये लिखने का तरीका आप एडॉप्ट वही करेंगे, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको।